कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी स्टोरी के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ और कमेंट करो। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीति एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तभी ओमकार प्रीति को मनाने की कोशिश करता है। उसे कहता है चलो हम संडे के दिन ही डिनर पर चलते हैं। प्रीति कहती है कि सच कह रहे हो या फिर झूठ। ओमकार कहता है कि अब तुम्हें ओमकार गुलेरिया पर भी शक हो रहा है। मैं पक्का 100% बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब प्रीति के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वो भी ओमकार से कहती है चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन आगे से कभी गलती मत करना और जब मैं फ़ोन करूँ तो मेरा फ़ोन जरूर उठाना। अगर मेरे पास टाइम ना हो तो तब भी मुझे याद दिलाना कि तुम मुझे याद कर रहे हो। प्रीति की ऐसी बातें सुनकर ओमकार के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर प्रीति अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही मुझे कॉल करना ताकि मुझे याद रहती रहे कि मुझे तुम याद करे हो। ओमकार हंसते हुए कहता है ओके मैडम, आपका आदेश मेरी सराखों पर। अब आपकी मैंने सारी शर्तें मान ली हैं। ओमकार बस हामी भरता रहता है। अब प्रीति काफ़ी देर तक बातें करने के बाद कहती है अनिका दी ने मुझे काम दिया है, इसलिए मैं वो काम जल्दी से फिनिश करती हूँ। ओमकार भी कहता है ओके बाय प्रीति, अब तुम जाओ और अपना काम करो क्योंकि मैं भी अपने काम में ही लगने वाला हूँ। जल्दी से दोनों ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर लिया और दोनों ने फ़ोन साइड में रख दिया। तभी दोनों एक दूसरे को ना देखते हुए भी एक दूसरे के फेस को महसूस कर पा रहे थे। जब उन्होंने फ़ोन रखा, अब प्रीति सोच रही थी कि मैंने इतना कुछ सुना दिया, पता नहीं कैसा फेस लेकर अब ओमकार कैसे रिएक्ट कर रहा होगा। यही हाल अब ओमकार का था क्योंकि प्रीति को उसने काफ़ी चिढ़ा दिया था, तो ओमकार भी सोच रहा था कि प्रीति ने पता नहीं कैसा रिएक्ट किया होगा, शायद वो भी मेरी तरह ही कुछ सोच रही होगी। ओमकार अब जल्दी से फ़ोन की तरफ अपना ध्यान उसको हटाता है और अपने साइड में से लैपटॉप उठाता है, अपने पैरों पे रख के दोबारा कुछ टाइप करने लग जाता है। वो काफ़ी देर तक काम करता रहता है जो कि उसे आज आकाश ने दिया था। वहीं दूसरी ओर स्वाति मल्होत्रा भी अब अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी, लेकिन बूढ़े बाबा अभी तक नहीं आए थे। ये सोच कर उन्हें बूढ़े बाबा की भी काफ़ी फिक्र होने लग गई थी। जहाँ एक और स्वाति मल्होत्रा अब आराम से वहीं तालाब के किनारे चली जाती है जहाँ वह अक्सर छोटे छोटे पशुओं को देखती थी या पशुओं के बच्चों को। अब आराम से वहाँ पर चली जाती है और जंगल का एक राउंड लगा कर आती है, जिससे कि किसी की कोई भी तकलीफ में कोई भी जानवर होता कि उसकी तकलीफ को वो दूर कर सके। वो इधर उधर घूम टहलने के बाद आराम से अपनी जो पसंदीदा जगह थी तालाब के पास, वहाँ पर आकर आराम से बैठ जाती है। तभी स्वाति मल्होत्रा बस पानी में देख रही थी और छोटे छोटे कंकर उठाकर साइड से पानी में डाल रही थी और फिर सोच रही थी कि जैसे वो कंकर को डाल रही थी, जो कंकर डालने से पानी की लहरें थी वो दूर जा रही थी। फिर वह सोचने लग जाती है कि जैसे ये दूर जा रही हैं वैसे कभी पास नहीं आती, लेकिन ऐसा ही कुछ मेरा भी हाल है। मैं भले ही करण गुलेरिया के पास हूँ या दूर हूँ, ये खुद मुझे ही नहीं समझ आ रहा। फिर उसे आराम से वो इतने ख्यालों में खोई हुई थी कि उसे करण गुलेरिया का वो मासूम सा प्यारा सा चेहरा बार बार उसके दिल और दिमाग में आ रहा था। अब स्वाति के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है क्योंकि कल रात उसने जो टाइम कभी वह भूल चुकी थी वो उसकी बेटी की वजह से आज फिर से उसकी ज़िंदगी में आ गया, या ये कहा जाए कि जिसे वो हमेशा के लिए भूलना चाहती थी लेकिन भूल नहीं पाई थी। लेकिन उसे इतनी दूरी बना ली थी कि उसके पास जाने से भी उसे डर लगता था। लेकिन अब तो वह उससे मिलकर आई है, वह अपने दिल को कैसे समझाए, अपने दिमाग को कैसे शांत करे, ये खुद स्वाति मल्होत्रा भी नहीं समझ पा रही थी। काफ़ी देर तक उसके दिमाग में उथल पुथल मची रहती है। फिर वह सोचने लग जाती है पता नहीं करण का क्या रिएक्ट होगा सुबह उठने के बाद, और अनिका भी शायद वो अपने मिशन के लिए निकल गई होगी क्योंकि मुझे उसका पता है वो जो मेरी तरह ठान लेती है उसे 100% उसी टाइम करने की कोशिश करती है। और फिर जल्दी से स्वाति मल्होत्रा आराम से वहाँ से खड़ी होकर वापस अंदर की तरफ आने लग जाती है। कुछ टाइम बाद ही वह अपनी लैब के अंदर आ चुकी थी और जल्दी से वह एक बैग को खोलती है, या ये कहा जाए कि उसके पास यही एक पूंजी है, यही उसके पास एक धन है जिसमें उसकी और करण की और साथ में उनकी बेटी अनिका की फ़ोटोज़ हैं। अब जल्दी से स्वाति मल्होत्रा उस बैग में 3 चैन थी, उन तीनों में अलग अलग, या ये कहा जाए कि उसकी अलग अलग प्यार की निशानी थी। अब सबसे ऊपर वाली जो पॉकेट वह खोलती है उसमें अनिका के 3 बच्चों की फ़ोटो थी। उन्हें देखती है और हाथों से निहारती है और फिर उन्हें वापस बैग के अंदर उसी चैन में डालकर जिप बंद कर देती है। अब स्वाति बार बार उन्हीं ममतामयी यादों में खो जाती हैं जो कभी वो छोड़ना चाहती थी, उन्हें भूलना
रोकना चाहती थी, अपनी बेटी को दूर किया, वह कितनी कठोर बनी, अपनी बेटी की नज़रों में अपने आप को गिराया, वो भी कितना दुखमय उसके लिए था। फिर वह सेकंड पॉकेट खोलती है जिसमें हल्की और काफ़ी पुरानी तो नहीं कह सकते, अनिका और स्वाति की वो कुछ यादें भरी थी। उसमें छोटे छोटे टॉयज़, अनिका की छोटी छोटी पिक्स, और जहाँ स्वाति को लगता कि अनिका की ये पिक क्लिक करनी चाहिए मस्ती भरी, उन्हें वो हमेशा क्लिक करती, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटी उसके साथ नहीं रहेगी, बस उसे याद करने का एक जरिया यही होगा। फिर उन सभी चीज़ों को याद करती है और सारे इंसिडेंट याद करते हुए उसकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी को दुख नहीं दे सकती थी, लेकिन जिन जालिमों के पास उसने छोड़ा था उन्होंने उसे कितना परेशान किया था। अब स्वाति अपनी आंखें पोंछती है और वापस उन सभी चीज़ों को उस सेकंड पॉकेट में डालकर जिप बंद कर देती है। उसके बाद जैसे ही वो लास्ट वाली जिप खोलती है जो काफ़ी बड़ी थी, उन्हें खोलती है तो वो जिप खुल ही नहीं रही थी। फिर स्वाति जल्दी से कुछ छोटे से टूल्स लेके आती है, फिर उस चेन को आराम से आगे और पीछे करने की कोशिश करती है, फिर वह जिप खुल जाती है। फिर अचानक से, क्योंकि जोर इतनी जोर का था कि उसके अंदर जितना भी सामान था बैग के अंदर वो निकल कर नीचे गिर जाता है और बैग साइड में गिर जाता है। अब स्वाति एक एक करके सारी चीज़ों को उठा रही थी और सारी ही यार जो चीज़ें थी वो और कुछ नहीं बल्कि करण गुलेरिया और स्वाति की कुछ पिक्स थी, जिन्हें देखते हुए वह उसी समय में पहुंच जाती है और जो घटना वहां पर घटी, कैसे उन्होंने पिक ली और क्यों ली, वो सब उसके दिमाग में आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करके हर एक फ़ोटो के पीछे एक राज था, या ये कहा जाए एक प्यार भरा एहसास था। अब सारी फ़ोटो को अच्छे से कलेक्ट करती है, उसके बाद वो बैग को उठाती है, फिर उसमें डाल देती है। उसके बाद छोटे छोटे जो गिफ्ट, रिंग या फिर छोटा सा परफ्यूम, छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी पहले से ही स्वाति मल्होत्रा को शौक था और कुछ अजीब सी चीज़ें वो हमेशा करण के लिए बनाती रहती थी और सभी चीज़ें उसके पास ही थी। करण कहते कि तुम मेरे पास हो तो ये चीज़ भी मेरे पास रहेंगी जो तुम मुझे दे रही हो, इसलिए उन्हें एक बार देखते और प्यार से निहारते, फिर वापस स्वाति को हाथों में थमा देते। फिर कहते ये चीज़ें मेरे लिए अनमोल है और तुम अनमोल से भी अनमोल हो, इसलिए अनमोल से भी अनमोल चीज़ मेरी अनमोल चीज़ों को अच्छे से रखेगी तो शायद वो भी चीज़ें अनमोल से बेअनमोल हो जाएंगी। अब जल्दी से स्वाति सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वापस बैग में डाल देती है और जिप को बंद करके आराम से चेयर पर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। उसे वही एहसास, वही धड़कनों का महसूस होना, वही करण के लिए आज भी स्वाति का प्यार, जो अक्सर वह हमेशा रोहित और अनिका के एक दूसरे का प्यार देखती थी, कहीं ना कहीं उन दोनों को देखकर उसे अपनी और करण की हमेशा से ही याद आती रहती और शायद कभी वो जताती नहीं, लेकिन आज तो उसने अपने, या ये कहा जाए अपने प्यार को देखा था और उस प्यार की आंखों में स्वाति के लिए जितना प्यार था शायद स्वाति भी उतना प्यार उसके लिए नहीं रख पाई थी अभी तक। अब जल्दी से स्वाति अपनी चेयर से उठती है और फिर बाहर की तरफ वापस कदम बढ़ा देती है, क्योंकि स्वाति समझ चुकी थी कि वह वापस उन्हीं चीज़ों में गिरने वाली है और गिरी जा रही है जिनसे उसने बाहर आने में इतना लंबा समय लगा, इतना बड़ा टाइम लगा उन चीज़ों को भूलने में, और वापस अब वो एक एक करके उसके जीवन का हिस्सा बनती जा रही है। इसे उसके और उसके परिवार के लिए खतरा हो सकता है। अब स्वाति उस बैग को वापस रखकर बाहर की तरफ जो चली गई थी वापस अंदर आ जाती है और फिर आराम से बेड पर लेट जाती है, क्योंकि रात से स्वाति मल्होत्रा सोई ही नहीं थी। वह आराम से खुली आंखों से सपने देख रही थी जो उसने और करण ने संजोए थे। अब स्वाति की कब आंख लग जाती है खुद स्वाति को भी नहीं पता था। अब करण गुलेरिया हाउस में करण के रूम से दोनों बच्चे जा चुके थे और राजलक्ष्मी और मयूर भी जा चुके थे। अब करण वापस अपने दरवाजे को बंद कर लेते हैं और वापस अपने बेड पर आकर आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से वो बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। ये नहीं था कि करण बिल्कुल भी नहीं नीचे गए, वो नीचे भी गए थे, लेकिन वह वापस बच्चों के साथ अपने रूम में ही आ गए थे। अब जल्दी से करण गुलेरिया बारी बारी से आराम से कुछ सोचने की बारे में सोचता है, क्योंकि वो पता नहीं अपने आप को वापस अपने बेड से उठता है और मिरर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह सोचने लग जाता है वह अपने आप को आज इतना हल्का महसूस क्यों कर पा रहा है, इतना रिलैक्स क्यों महसूस कर पा रहा है और उसे स्वाति की याद क्यों नहीं आ रही। वह बार बार स्वाति को याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो उसकी यादों में भी नहीं आ रही। यहाँ तक कि वह आंखें बंद करके अपनी स्वाति का चेहरा देखने की कोशिश करता है, वो भी चेहरा उसकी यादों में नहीं आ रहा। अब करण गुलेरिया
सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ चल रहा था, लेकिन वो सब स्वाति से ही परे था। बस उसके दिमाग में ये था कि मेरा आज मन शांत क्यों है, मेरे अंदर वो बेचैनी क्यों नहीं, मैं आज बिल्कुल अपने आप को फ्रेश फील कर रहा हूँ। तभी करण गुलेरिया ना चाहते हुए भी उस खिड़की की तरफ चले जाते हैं जो जहाँ से स्वाति मल्होत्रा अंदर की तरफ आई थी। अब जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है शायद उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अब जल्दी से करण गुलेरिया उधर की तरफ जागते हैं तो वहाँ पर एक वायर में एक पायल की जोड़ी का एक पेयर ही वहाँ पर लटका हुआ था। उसे देखकर करण गुलेरिया काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं और फिर आराम से नीचे की तरफ अपना हाथ निकालते हैं और उसे अपने हाथों में उठाकर ऊपर की तरफ ले आते हैं। उस पायल को देखते हैं बार बार ना चाहते हुए भी, पर उन्हें अजीब सा एहसास महसूस होता है, शायद वो उनकी यादों से ही जुड़ी हुई एक पायल है। अब करण गुलेरिया बार बार सोच रहे थे, लेकिन वो तो खुद स्वाति मल्होत्रा को सोच ही नहीं पा रहे थे। अब जल्दी से करण गुलेरिया अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस पायल को अपने हाथों में लेकर अपनी आंखें बंद कर आराम से बेड पर लेट जाते हैं, क्योंकि ये आज से पहले कभी नहीं हुआ कि करण ने किसी की चीज़ को ऐसे उठाकर और अपने दिल के पास रखकर अपनी आंखें बंद की हो। ये पहली बार ही था जब से स्वाति मल्होत्रा गई थी। अब आराम से करण गुलेरिया अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और कब उनकी आंख लग जाती है खुद उन्हें भी नहीं पता लगता। दूसरी तरफ अनिका जब तक स्पेशल डिपार्टमेंट में पहुंची तब तक इंस्पेक्टर अरबाज ने उनके जाने का पूरा का इंतजाम कर लिया था और इंस्पेक्टर अरबाज को पता था कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और इंस्पेक्टर अरबाज ने ही अपने अब तक स्पेशल डिपार्टमेंट में पहुंच चुकी थी। तब तक इंस्पेक्टर अरबाज ने उनके जाने का पूरा इंतजाम किसी से करवा लिया था, क्योंकि इंस्पेक्टर अरबाज को पता था कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और इंस्पेक्टर अरबाज ने ही अपने सोर्सेज से जल्द उस सारे इंतजाम करा दिए गए थे। इंस्पेक्टर अरबाज ने सभी को अर्जेंट फ्लाइट टिकट करवाई थी ताकि वे बिना टाइम वेस्ट किए ही जल्द से जल्द यहाँ कर्नाटक पहुँच सके, अपने मिशन पर लग सके। सब अनिका की सारी टीम एयरपोर्ट जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। वे सब पहले से ही रेडी हो चुके थे, बस इंतजार था तो सिर्फ अनिका का, क्योंकि अनिका रोहित से मिलने के लिए जो गई थी, इसलिए सब और अनिका के आने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही अनिका आ जाएगी वैसे ही वे सब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। वे सब अनिका का वेट कर ही रहे थे। इंस्पेक्टर अरबाज अपनी गाड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं, पता नहीं अनिका कहाँ पर गई होगी। अनिका को आई होप पता हो कि हमें आज निकलना है। इंस्पेक्टर के चेहरे की चिंता साफ देखी जा रही थी और भूमिका इंस्पेक्टर की चेहरे की चिंता देखकर कहती है, डोंट वरी सर, अनिका टाइम की पक्की है, वह अपने दिए गए निश्चित समय पर आ जाएगी। जरूर उसे कुछ जरूरी काम हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। वैसे अभी भी हमारी फ्लाइट में थोड़ा सा तो टाइम बचा ही हुआ है। भूमिका की बात सुनकर इंस्पेक्टर अरबाज को थोड़ी सी तसल्ली होती है। अब इंस्पेक्टर अरबाज को भी इस बारे में पूरा पता था कि अनिका अपने टाइम की कितनी पक्की है। अगर अनिका ने कोई बात कही है तो वह उसको पूरा भी करती है। सब इसी बारे में सोच रहे थे, आखिर अनिका यहाँ कहाँ पर रह गई है। तभी उन्हें अनिका की गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अनिका वहाँ पर आ जाती है। वह देखती है कि अनिका वहाँ पर पहुँच चुकी है और अब अनिका को देखकर एक पल के लिए भूमि के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर अरबाज को भी भूमिका को देखकर एक तसल्ली सी महसूस होती है। आखिरकार भूमि अनिका से पहले पहुंच चुकी थी। अब इंस्पेक्टर अरबाज अपनी पूरी टीम को वो कहते हैं, ओके गाइस लेट्स वी गो, अब हमें चलना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। हमें किसी की भी चीज का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब अपने ऑफिसर्स की ये सब बातें सुनने के साथ साथ अब सारे के सारे अनिका की टीम पूरी तरह से रेडी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर अरबाज की हाँ में हाँ मिला देती है। वे सब एयरपोर्ट पर अंदर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर अनिका कोटिले से जब तक एयरपोर्ट के लिए निकलती है तो वह गाड़ी में बैठने के बाद कोटिले से कहती है, क्या तुम्हें सारी जगहों का ठीक से देख लिए ना, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें पता है ना। तभी दूसरी तरफ से कोटिले हामी भर देता है और कहता है, सैटेलाइट के जरिए ये सब पता लगाने के लिए कह दिया था। आखिर कोटिले डोंट वरी मैडम
कहकर चुप हो जाता है। पहले हमें एयरपोर्ट पर तो जाना चाहिए ना, जब तक हमें कर्नाटक नहीं पहुंचते तब तक हमारा किया हुआ कोई भी सैटेलाइट का वर्क भी काम नहीं कर पाएगा और नहीं काम आएगा अगर हम उसे सर्च भी करते हैं। और बाकी का वहाँ की जितनी भी सैटेलाइट है उन्हें कंट्रोल करने के लिए उन्हें वहाँ पर होना ज़रूरी है। इसलिए अब पूरी की पूरी टीम किसी भी चीज़ में थोड़ी सी भी देरी नहीं बरतना चाहती थी। अब वह बिना टाइम वेस्ट किए ही जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर पहुँच चुके थे, अपनी फ़्लाइट में भी बैठ चुके थे। जैसे ही वे सब फ्लाइट में बैठे, फ़्लाइट जब तक बोर्डिंग के लिए उड़ चुकी थी। अभी अनिका अपनी आँखें बंद कर लेती है, क्योंकि अनिका चाहती थी कि जितना टाइम उन्हें कर्नाटक तक पहुँचने के लिए लगता है उतना टाइम तक अनिका को अपनी नींद पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि अब अनिका की नींद तक पूरी हो जाएगी जब तक कि ये मिशन पूरा होगा। शायद मिशन के बीच में वहाँ जाने के बाद शायद अनिका की नींद का उसे टाइम ही ना मिले। वह अपने आप में सोचने लग जाती है और इस काम में उसका होना बहुत ही ज़रूरी है। उसकी टीम को ज्वाइन करना ही उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये सब बातें अनिका सोचते रहती है। अब सभी प्लेन के अंदर जा चुके थे। अनिका भूमि के साथ बैठ चुकी थी, इसलिए अनिका भूमि से कहती है, भूमिका आई थिंक तुम्हें भी अभी पल के लिए नींद ले लेनी चाहिए। अब भूमि भी अनिका की बात को हामी भर देती है। वे भी कौटिल्य और सभी को कहती है, अपनी पूरी टीम को कहती है, आप सभी को जब तक हम प्लेन में हैं तब तक शांत होकर आराम से सो जाना चाहिए हम सभी को। तभी भूमि आराम से सभी को कहती है। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन कौटिल्य था कि जो कि उसकी साइड की सीट पर बैठा हुआ था। अब कौटिल्य भूमिका की तरफ देखता रहता है, कुछ इशारा करता है। भूमि उसे नाम में इशारा करती है और फिर उसके बाद कहती है, आराम से सो जाओ, क्योंकि भूमि ने ये सब इशारों में किया था। कहीं ना कहीं अनिका भी भूमि की तरफ ही देख रही थी। फिर वह कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, तुम चाहो तो आराम से कौटिल्य के पास जाकर बैठ सकती हो, उसे कंधा दे सकती हो। इतनी बात बोलने के बाद अनिका तो चुप होकर आराम से दूसरी तरफ मुंह कर लेती है, लेकिन जो भूमि का रिएक्ट था वो शायद वो नहीं जानती थी कि भूमि अपनी गर्दन को काफी नीचे डाउन कर लेती है और ना में सिर हिला देती है। फिर भूमि कौटिल्य की तरफ इशारा करती है, कौटिल्य से कहती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि हमें सुबह जल्द से जल्द मिशन पर लगना होगा और वहाँ पर हमें शायद टाइम ना मिले, लेकिन जो अभी हमें फ्री टाइम मिला है हमें उसे यूज़ करना चाहिए। तब तक सभी सो चुके थे। जैसे ही उन लोगों की नींद खुलने की हुई थी, फ्लाइट में एक जोरदार अनाउंसमेंट हुई, आप अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए सभी अपनी बेल्ट को बांध लीजिए। जैसे ही अनिका के कानों में ये आवाज़ गूंजी, अनिका ने झट से अपनी आंखें खोल ली और अब वह यहाँ पर प्लेन लैंड करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। जैसे ही उनकी लैंडिंग होती है, अनिका फिर से पूछती है, कौटिल्य क्या सब कुछ रेडी है? कौटिल्य अब सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। अब अनिका कौटिल्य से पूछती है, कौटिल्य तुमने क्या पता लगा लिया है? वे ऐसे कौन सा टापू है जहाँ समुद्र के किनारे जहाँ पर हमें जाना है? हमें कौन सी दिशा में जाना है? अनिका की ऐसे कहने के बाद पीछे का कारण ये भी था कि अनिका नहीं चाहती थी कि वे किसी भी गलत दिशा में जाकर अपना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आखिरकार एक इतना बड़ा समुंदर है और उसमें इधर उधर घूमना या ये कहा जाए भटकना ही वेस्ट टाइम को वेस्ट करना होगा। और यहाँ पर उनके पास तो टाइम ही नहीं है। उनकी पूरी की पूरी टीम के पास सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है। उन लोगों को उनके अंदर ही उस काम को रोकने के लिए उन्हें यहाँ पर आए हैं, क्योंकि अगर गलती से भी अनिका उसकी टीम के लोग किसी गलत दिशा में चले जाते हैं तो उनकी मंजिल उनसे और भी ज़्यादा दूर हो जाएगी। और अब उनको पता नहीं इस चीज़ का कितना ही समय लगेगा, और यहाँ इन लोगों के पास समय ही नहीं है और समय की तो बहुत बड़ी कमी हो चुकी है। इसलिए वे जल्द से जल्द दिल्ली के कर्नाटक पहुँच चुके थे। अनिका की बात सुनकर अब कौटिल्य कहता है, हाँ मैडम, मैंने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। मैंने सब कुछ पता कर लिया है, वे कौन से टापू पर है, कौन सी आइलैंड पर है और हमें वहाँ पर कैसे जाना है, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते टाइम ही अब अनिका कहती है, सर इससे आगे अब हम कैसे जाएंगे? पहले अनिका और कुछ कहती है और इंस्पेक्टर अरबाज ने पहले से ही दो टैक्सी बुलवा ली थी। इंस्पेक्टर अरबाज
प्लेन में बैठे जैसे ही प्लेन लैंड हो रहा था वैसे ही उसने टैक्सी बुक कर ली थी, ताकि उन लोगों को वहाँ पर खड़े होने के लिए उनके पास तो टाइम ही नहीं था। वो टाइम की प्रॉब्लम को तो वे खासकर इस टाइम पर बहुत अच्छे से जानते हैं। टैक्सी आ जाती है, वे सभी टैक्सी में बैठ जाते हैं और टैक्सी समुद्र के किनारे तक छोड़ जाती है, क्योंकि टैक्सी वालों को सारी लोकेशन वहाँ पर कौटिल्य बता रहा था, क्योंकि सैटेलाइट के जरिए ने कौटिल्य को सारी की इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता हो चुकी थी। अब टैक्सी वाला उन्हें उस समुद्र के किनारे पर छोड़ देता है और उसके बाद अपनी टैक्सी लेकर वापस चले जाते हैं। वहां जाकर वे लोग एक और चले जाते हैं। तब वहां अनिका कुछ सोच में पड़ जाती है। तभी वहां पर एक इलेक्ट्रिक बोट आती है। वैसे तो इलेक्ट्रिक बोट के आगे का सफ़र काफ़ी सुहाना होता अगर वो लोग पिकनिक पर आते, लेकिन अभी तो मिशन पे हैं इसलिए काफ़ी परेशानी भरा ही था और वो सोचना शुरू कर देती है। वैसे तो ये लोग जहाज़ में भी जा सकते थे, लेकिन जहाज़ इतना बड़ा होता है कि उसे दूर से ही देखा जा सकता है और अपने यहाँ होने का खबर अपने दुश्मनों को देकर वो लोग उन्हें अलर्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक बोट को पहले से ही इलेक्ट्रिक बोट को इंतजाम कर लिया था, ताकि वे उसके अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि एक जहाज़ को किसी भी डायरेक्शन में अचानक से चेंज करना काफ़ी मुश्किल भरा होता है और ये काम ऐसे नहीं हो सकता। एक जहाज़ को चलाने के लिए तो उसके पायलट का होना भी बड़ा ही ज़रूरी होता है, जबकि इस इलेक्ट्रिक बोट को तो लोग आसानी से चला सकते हैं। इसलिए वो इंस्पेक्टर अब्बास पहले से ही इस इलेक्ट्रिक बोट को इंतजाम कर चुके थे। दिल्ली से निकलने के लिए यहाँ कर्नाटक तक पहुँचने के लिए बाद में ये सारे इंतजाम खुद इंस्पेक्टर अब्बास ने किए थे, क्योंकि वे किसी भी चीज़ में कोई भी कमी नहीं चाहते थे। इसलिए सबसे पहला यही काम किया था। अब इस इलेक्ट्रिक बोट से ही जाएंगे। जैसे ही वे लोग बारी बारी से उस बोट में चढ़े, बोट अपनी डायरेक्शन की तरफ चलाने लग जाती है। कुछ ही देर बाद वह वो ठीक उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उन्होंने लोकेशन देखी थी। इन लोगों की बोट समुद्र के बीचों बीच मौजूद थी। तभी समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर उठने लग जाती है, जिसके कारण अब बोट को संभाल पाना काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला था। समुद्र की तेज लहरों के कारण अब बोट का बैलेंस बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब किसी को भी कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। वह अभी बिल्कुल भी समुद्र के बीचों बीच थे। आसपास दूर दूर तक कोई भी तट नहीं था, किनारा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अनिका कहती है, बोट को उस तरफ मत लो जिस तरफ हवा का बहाव है। वे बहाव की तरफ अगर बढ़ते हैं तो शायद वो वापस दूसरी तरफ डायरेक्शन में चलना चाहते हैं, क्योंकि लहरों हवा के कारण और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इसके साथ साथ हमारी बोट उनके भी डायरेक्शन में भी और भी बहुत दूर पहुंच जाएगी। अनिका की बात मानकर अब शिप चलाने वाले यही किया जैसे अनिका ने कहा। उसने सारी डायरेक्शन में बोट को ना चलाकर उसे विपरीत डायरेक्शन में चलाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर एक और खतरनाक सामने आ जाता है। लोगों का पहले से इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में किसी को भी नहीं सोचा था, क्योंकि किसी ने भी पहले यहाँ पर नहीं आए थे और नहीं कुछ सोचा था। जैसे ही वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच होंगे तभी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो एक नेचुरल बात थी, इसलिए वो इसे कैसे बदल सकते थे और कैसे रोक सकते थे, क्या किया जा सकता था इसके बारे में। यहाँ पर उन लोगों के लिए एक तेज हवा का आना है और समुद्र में इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठना उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज हो गया था, क्योंकि उनके लिए इतने बड़े समुद्र में उन लहरों से बच पाना नामुमकिन था। उनके साथ साथ एक और दूसरी मुसीबत ने उनके ऊपर आकर टूट पड़ती है। यह मुसीबत एक बहुत ही बड़ी शार्क थी जो उनके शिप के पीछे लग चुकी थी। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। हो सकता है तो मैं नाइट को ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। और इतना सारा मुझे टैबलेट और इतनी सारी दवाई बताई, जिसने भी मुझे पपीते के पत्ते बोला था मैंने वो स्टार्ट कर दिया। जो किसी ने मेडिसिन बोला था, वो क्या नाम था, जो भी थी